हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 2 अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल अभी जो 71st नेशनल अवार्ड दिया गया है ये उसके ऊपर है। फिर सेकंड आर्टिकल बात करता है माइक्रो प्लास्टिक जो ह्यूमन ब्रेन में डिटेक्ट हुए हैं, ये उसके ऊपर डिस्कशन करेगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इन्वर्स इम्पैक्ट होते हैं। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा किस तरीके से ये पॉलिसीज़ पे इम्पैक्ट करेंगे, ना केवल ह्यूमन हेल्थ पे बल्कि जो आपकी ग्लोबल पॉलिसीज़ हैं क्लाइमेट चेंज की, मैं उससे कनेक्ट करके आपको समझाऊंगा। फिर 71st नेशनल अवार्ड में मैं इसी के साथ आपको भारत रत्न भी कनेक्ट करूंगा। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री सब क्या होता है उससे कनेक्टेड जो PYQs हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर एक आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल है, एक सिंगल लाइन में न्यूज़पेपर में आया था, बट आई फाउंड इट वेरी रिलेवेंट कि आपका प्लेसेस इन न्यूज़ से अक्सर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। इंडोनेशिया में एक जगह है जिसे हम लोग माउंट लिवोटोबी कहते हैं। लाकी लाकी एक माउंटेन है जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये रेलेवेंट हो जाता है। मैं आपको इसके बारे में पूरा समझाऊंगा क्या कैसे है, ये है कहाँ इसकी लोकेशन है, मैप पे आपको तो ऑलरेडी यहाँ दिख ही चुका है। थर्ड आर्टिकल जो इंडिया यूके का रीसेंट ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था ये उसके ऊपर है। उस दिन अभी थोड़े दिन, आई थिंक 3-4 दिन पहले मैंने समझाया था क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके प्रोज हैं हमारे पास, क्या क्या, जिस तरह से यूएसए की सिचुएशन चल रही है। यूएसए खुद ही एक तरीके से हमसे कहीं ना कहीं इतना टैरिफ लगा रहा है, यूएसए डू नॉट वांट टू ट्रेड, इस तरीके से हो रहा है। और उसके पीछे रीज़न यूएसए ये कह रहा है कि भैया रशिया, ठीक है, यूएसए चाह रहा है कि हम पूरी तरीके से रशिया को डिसबैन कर दें और कंप्लीटली यूएसए के ऊपर रिलाई कर जाएं। और ये चीज़ इंडिया कंप्लीटली डिनाई कर रहा है। उसी के रेफरेंस में हम देख रहे हैं किस तरीके से इसका इन्वर्स इम्पैक्ट ये हुआ कि 25% टैरिफ यूएसए ने लगा दिया। फिर यूके के साथ हम बायलैटरल डील्स कर रहे थे डिफरेंट कंट्री के साथ। तो हमने जो एफटीए किया है इंडिया और यूके के बीच में, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके अंदर सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। उस दिन मैंने आपको इस पर्सपेक्टिव से बताया था कि अब सोर्स कोड की डिमांड नहीं हुई, लेकिन आज मैं इसका एक क्रिटिकल पॉइंट बनाऊंगा कि अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इंडिया यूके में जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करिए, तो क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए केवल आपको पॉजिटिव नहीं पता होना चाहिए बल्कि निगेटिव पार्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं जो यूके और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या क्या कंसर्न्स हैं डिजिटल सॉवरेनिटी के ऊपर, वो मैं समझाऊंगा। फिर एक अक्सर मैं एक डॉक्ट्रिन की बात करता हूँ, गुजराल डॉक्ट्राइन नाम, अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे होंगे तो आपको याद होगा मैंने अक्सर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात की है, फिर गुजराल डॉक्ट्राइन को बोलता हूँ। तो एक क्वेश्चन ही मुझे दिखा एंड आई फाउंड इट प्रिटी मच, बोलते हैं ना, सिग्निफिकेंट, कि ये चीज़ चल ही रही है आजकल, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई ना कोई आर्टिकल आ ही रहा है, तो वहाँ के लिए बहुत रिलेवेंस है इसका कि व्हाट इज मेंट बाय गुजराल डॉक्ट्राइन, डज इट हैव एनी रिलेवेंस टुडे। मैं इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली फ्रेम करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, आपको समझाऊंगा फिर से अगर आपको नहीं पता है क्या कैसे है, ठीक है। ये GS2 2013 में आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। ये है, सबसे पहली बात तो यहाँ का जो एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो जान लीजिए। जो हमारा ये 71st नेशनल अवार्ड हुआ है, इसके अंदर अगर बेस्ट फिल्म देखा जाए सैम बहादुर यहाँ पे है। मैंने फिल्म के नाम एज इट है, आप लिख लो इस चीज़ को, यहाँ पे नोट डाउन नहीं किए मैंने, बट यहाँ पे लिखे तो मैं कहा क्या दोबारा इस चीज़ को यहाँ पे करो। बेस्ट फिल्म किसको मिला है? सैम बहादुर को मिला है। बेस्ट डायरेक्शन जो है केरला स्टोरी को मिला है। और जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो मिला है किसको? मेल एक्टर शाहरुख खान को मिला है। किसके लिए? जवान के लिए। और ये विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए मिला है। और बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को, मिसेस चटर्जी इन नॉर्वे, इसके लिए मिला है। तो आपको सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी, मेल एक्टर, फीमेल एक्टर किसको मिला है, बेस्ट फिल्म किसको मिला है, बेस्ट डायरेक्शन क्या है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री भी आप गुड वल्चर एंड ह्यूमन ये दिमाग में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन डीप जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये जितना लिखा हुआ है एक बार हल्का सा जूम करके एक बार आप पढ़ लेना एक सरसरी निगाह से कि आपके दिमाग में रहे। और सवाल को सर इसका रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस ये अक्सर पूछ लेते हैं सवाल, ठीक है। ऐसा यूपीएससी में तो अभी तक इस तरह से नहीं पूछा गया है, बट स्टिल देर आर चांसेस कि पूछ सकते हैं कि 71st नेशनल अवार्ड है उसमें कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन डाल दें। बट ये चीज़ पूछने के चांसेस नहीं है, बट ये चांसेस हैं क्योंकि ऐसे पूछे गए हैं दूसरे अवार्ड को लेकर के। तो हम समझते हैं कि आखिर नेशनल अवार्ड दिए कैसे जाते हैं। ये इंडिया की बहुत ही प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड हैं, दिए जाते हैं, 1954 से इंस्टीट्यूटेड हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। ये जो अवार्ड है ये एनकरेज करता है फिल्म के प्रोडक्शन के लिए, जिससे इंडिया की सोशल रेलेवेंस, उसकी टेक्निकल एक्सीलेंस बढ़ सके।
अब अगर देखते हैं जो अवार्ड का डिसीजन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, नोडल बॉडी क्या होती है। नोडल बॉडी जो होती है वो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स होती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर काम करती है। हमेशा ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर ऐसे पूछा था डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू, या फिर पूछ लेंगे ये डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये ज़रूर से ज़रूर आप पूछिएगा। आप 71st नेशनल अवार्ड न्यूज़ में है तो ये तो नहीं पूछेंगे भैया कि आप ये बताइए बेस्ट मेल किसे मिला, आप स्माइल देके बोलोगे हाँ हाँ ये तो वही शाहरुख खान, ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछने वाले, ये डेफिनेट है। बट ये ज़रूर पूछ सकते हैं यूपीएससी में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कैटेगरीज है जनरली देखा जाए फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म, बेस्ट राइटिंग सिनेमा, स्पेशल जूरी अवार्ड, ये सारी चीज़ें कैटेगरी डिवाइड करके अवार्ड दिया जाता है। बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाना है आपको। ज्यूरी फॉर्मेशन अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं, क्या क्या इसमें मतलब जो इनके मेंबर्स होते हैं डिसाइड करते हैं क्या होते हैं। तो इसकी ज्यूरीज इंडिपेंडेंट होती हैं हर एक कैटेगरी के लिए। जो आपकी इमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, सिनेमा, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। मतलब इससे सवाल उठने के चांसेस कम है। लेकिन मैंने ज्यूरी फॉर्मेशन इसलिए लिखा क्योंकि अक्सर इससे इवेंट 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ज्यूरी फॉर्मेशन डजंट मीन किसी अवार्ड के लिए। ज्यूरी फॉर्मेशन या फिर ऐसे बोल सकते हो किसी पोस्ट पे किसी इंसान को अगर अपॉइंट करना है तो उसके लिए भी कुछ मेंबर्स होते हैं, बोर्ड मेंबर्स जिन्हें कहते हैं। तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, इस वजह से मैंने पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत रत्न के ऊपर। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में, 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था। एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दिया जाता है। एक्सेप्शनल सर्विस क्या क्या है ये आप देखिए, आर्ट, लिटरेचर, साइंस में, पब्लिक सर्विस हाईएस्ट ऑर्डर की, स्पोर्ट्स भी ऐड किया 2011 में। मैक्सिमम साल में 3 बार दिया जाता है, ध्यान रखिए इसको। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस में रिलैक्स किया जा सकता है। किसके द्वारा अनाउंस होता है? प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को इस चीज़ के लिए। कोई इसका नॉमिनेशन एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होता है भारत रत्न का, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पद्मा अवार्ड। ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ये तीनों सबसे इसमें टॉप पे क्या है? पद्म विभूषण, जो कि एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। ये डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है। पद्मश्री डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब देखो अक्सर कंफ्यूजन होती है, सर ये डिस्टिंग्विश सर्विस क्या है, व्हाट इज दिस एक्सेप्शनल सर्विस। ये डिसाइड होता है ज्यूरी के द्वारा कि भैया वो डिपेंड कर रहा है उस चीज़ का इम्पैक्ट सोसाइटी पे कितना है। कोई भी वर्क पब्लिक है ना, कोई भी ये एक सिविलियन अवार्ड है तो पब्लिक पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है उस इंसान के वर्क का, उस हिसाब से डिसाइड करती है जूरी। 1954 में था, फील्ड वही सेम है। ये रिपब्लिक डे पे अनाउंस किया जाता है। ठीक है, इसको रिकमेंड करने के लिए पद्मा अवार्ड कमेटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, जो पद्मा अवार्ड होता है, भारत रत्न होता है, वो आर्टिकल 18 के अंदर टाइटल्स की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, इस वजह से इसको आप एज अ प्रीफिक्स, ऐसा नहीं है कि भाई सचिन को अगर भारत रत्न मिला है तो उसके बच्चे अगर बोले हमें भारत रत्न, ये नहीं कर सकते। ठीक है, ये आर्टिकल में 18 मना करता है इस चीज़ को। अब अगर भारत रत्न में देखा जाए, वही सेम चीज़ मैंने दोबारा हाईलाइट कर दी है। सिलेक्शन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन होता है, यहाँ मल्टी मेंबर कमेटी होती है पद्मा अवार्ड में, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो हेड कर रहे होते हैं इस चीज़ को। जो नॉमिनेशन होता है भारत रत्न में नहीं अलाउ होता है, लेकिन जो पद्मश्री अवार्ड होता है, पद्मा अवार्ड होते हैं, उसके अंदर ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू डाल सकते हो। जैसे आपको चाहिए हाँ मेरे चाचा हैं या मेरे कोई आपका नोन है, उसको आप चाहते हो कि पद्म अवार्ड मिले, तो आप वहाँ नॉमिनेशन डाल सकते हो, क्यों आपको दिया जाए। व्हाट इज दैट वन यूनिक थिंग विच यू हैव अचीव्ड इन लाइफ ऑन विच यू आर सपोज्ड और यू डिजर्व एनी ऑफ द 3 पद्मा अवार्ड्स। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कंसिडर फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू पद्मा एंड भारत रत्न अवार्ड। 21 में सवाल आया था यूपीएससी में। भारत रत्न एंड पद्मा आर टाइटल्स अंडर 18(1), सेम एज इट इज। देखिए मैंने यहाँ पे पहले प्रोवाइड कर दिया था, ये 18A का हिस्सा नहीं है, तो ये गलत हो गया। पद्मा विच आर इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 1954 वॉज सस्पेंडेड ओनली वंस। नहीं, अगेन ओनली वंस नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 3 बार ये सस्पेंड किए जा चुके हैं, तो ये भी गलत हो गया। द नंबर ऑफ भारत रत्न इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। आप देख रहे हैं क्वेश्चन पूछ कैसे रहे, मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको वही चीज़ें समझाई जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा गया जाता है। तो 3 है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम 5 है, तो यहाँ पे 1 2 3 ऑल आर रॉन्ग। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है ऐसे सवालों को, उसे कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करिए। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है माइक्रोप्लास्टिक जो ह्यूमन ब्रेन्स में डिटेक्ट होते हैं। अब हुआ क्या है कि जो टाइनी प्लास्टिक फ्रैगमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन के ब्रेन टिश्यूज़ में
एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो चुके हैं, इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुके हैं, और इससे एक नया हेल्थ कंसर्न बढ़ चुका है। अब इसका किस तरीके से माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं? माइक्रोप्लास्टिक पता है हमको एयर में, वाटर, फूड और डिफरेंट वेरियस ऑर्गन जैसे लंग्स, हार्ट, प्लेसेंटा और इवन जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं वहाँ पे भी माइक्रोप्लास्टिक के फ्रैगमेंट्स मिले हैं। अब जो रिसेंट स्टडी हुई थी, ब्रेन स्टडी नेचर मेडिसिन 24 में, उसमें ये देखा गया जो 28 पीपल के ब्रेन टिश्यूज थे उसमें 24 में ये चीज़ देखा गया कि भैया माइक्रोप्लास्टिक किसी ना किसी सैंपल में प्रेजेंट है और ये चीज़ बढ़ रही है, विद टाइम बढ़ रही है। इस वजह से ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न खड़ा कर देता है। इस चीज़ को एक्सपर्ट ने भी कॉशन दिया है, कहा है भाई साहब ये चीज़ अगर बोलते हैं ना, अगर स्मॉल सैंपल साइज में भी बहुत अगर ये माइक्रोप्लास्टिक इम्पैक्ट करना स्टार्ट हो गए बॉडी में, तो इसका जो हेल्थ कंसर्न होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि फिर ये अगर इतने छोटे छोटे माइक्रोन्स में प्लास्टिक रहेंगे तो इससे रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जिससे फर्टिलिटी कम होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं इसमें, ठीक है। अब इसका रिलेवेंस क्या है? पब्लिक हेल्थ कंसर्न को रेस करता है। कोई क्लियर एविडेंस अभी नहीं है कि लॉन्ग टर्म हार्म क्या होगा। अभी पॉसिबिलिटी हो रही है कि रिप्रोडक्टिविटी इससे कम हो सकती है, इससे मतलब और जितनी डिसीजेज हैं उससे खतरे बढ़ सकते हैं, इससे जो दवाओं का असर है वो कम हो सकता है, लेकिन अभी तक एग्जैक्टली एविडेंस नहीं ला पाए। ये अभी भी साइंस कम्युनिटी में चल रहा है डिस्कशन। लेकिन जो माइक्रोप्लास्टिक का ग्रोइंग प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल प्लास्टिक रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करता है। डिमांड है उस चीज़ की कि भैया जो ग्लोबल प्लास्टिक रेगुलेशन है उसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अगर हम पॉलिटिकल ग्लोबल इम्प्लीकेशन बात करें तो यूएन लेड प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी टॉक्स जितने भी हैं या क्लाइमेट चेंज से कनेक्टेड जितनी ट्रीटीज हैं उन सबको एक बोलते हैं ना एक पुश मिलता है कि भैया अब आपका ये नहीं कि घर पे आप बैठे रहो, अब डिमांड आ चुकी है कि आप अपना बोलते हैं ना बिस्तर से उठिए और काम करना स्टार्ट करिए। ये चीज़ कहीं ना कहीं अब सबके सामने प्रेजेंट हो रही है, शो हो रही है। साइंस कम्युनिटी इस चीज़ को प्रेजेंट कर रही है कि अब माइक्रोप्लास्टिक एकदम घर पे आ चुके हैं। इस वजह से आपको ये चीज़ के लिए जितनी ट्रीटीज़ हैं उनको एग्जीक्यूट प्रॉपर तरीके से करना होगा, ठीक है। इससे और ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च की डिमांड होती है ताकि पॉलिसी और रेगुलेशन अच्छे से बनाया जा सके। ये तो अगेन न्यूज़ के ऊपर था, देखिए छोटा सा आर्टिकल था, उसमें की पॉइंट्स मैंने बता दिए। अब मैं आपको बहुत ही एकदम लेमन टर्म में समझाता हूँ माइक्रोप्लास्टिक के इन्वर्स इम्पैक्ट क्या है, सोल्यूशन क्या है, क्योंकि यही मेंस में आपको लिखना होगा। इन्वर्स इम्पैक्ट की बात करें, हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट है आपका, ये हो सकता है जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो क्रिएट हो सकता है कि जो आपके ब्लड में ब्रेन के अंदर ब्लड जा रहा है, अगर उस टिश्यूज़ के बीच में माइक्रोप्लास्टिक होगा तो उससे इम्पैक्ट होगा। जब ब्रेन के अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं जाएगा, माइक्रोप्लास्टिक उसे रोकेंगे तो इससे ब्रेन फंक्शन इफेक्ट होगा। लंग्स में, हार्ट में, प्लेसेंटा में ये चीज़ अगर माइक्रोप्लास्टिक फाउंड होगी तो उससे इन्फ्लेमेशन, कैंसर, डेवलपमेंट इश्यूज़ का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं वो अपने साथ टॉक्सिक केमिकल्स को कैरी करते हैं। इससे क्या होता है, एंडोक्राइन डिसरप्शन हो जाता है, ऑर्गन डैमेज होने की। एंडोक्राइन डिसरप्शन मतलब क्या है, जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो सही से काम नहीं करेंगे। कभी आपका मूड एकदम अप है, कभी ऑलरेडी आज के समय इतना ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इंसान का मूड एक जगह स्टेबल है ही नहीं, तो उस केस में अगर ये माइक्रोप्लास्टिक्स भी अपना एक सेकेंड रोल प्ले करना स्टार्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा, सिचुएशन और सीवियर हो जाएगी। तो ये क्या है, इनवर्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब हम बात करते हैं इनवर्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट क्या होगा। ये तो हेल्थ पे पड़ेगा माइक्रोप्लास्टिक का इम्पैक्ट। अब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो पहली बात तो सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी। सॉइल में क्या ज़रूरत है, नाइट्रोजन है कि नहीं, प्लांट अगर उग रहा है तो उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक पसंद अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो सही तरीके से क्या नहीं हो पाएगा, वहाँ पे कोई भी फोटोसिंथेसिस होने में दिक्कत होगी, ट्रांसपिरेशन होने में दिक्कत होगी, इवेपो ट्रांसपिरेशन होने में दिक्कत होगी। इवेपो ट्रांसपिरेशन मैंने बताया था क्या होता है। इवेपो मतलब इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन मतलब जब आपका प्लांट में जो पानी होता है वो जो मॉइस्चर ऊपर की तरफ जाता है तो ट्रांसपिरेशन कैटेगरी में कहा जाता है। और जब ये चीज़ माइक्रोप्लास्टिक एनिमल्स के द्वारा इंजेस्ट किया जाएगा उससे एनिमल्स में भी बायो एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। दो चीज़ है, एक होता है मान लो एक एक्स एनिमल है, उस एक्स एनिमल ने एक प्लास्टिक, या देखिए गाय को मान लेते हैं, एक एक्स गाय है, गाय का नाम है, उसने खाना खाया, खाना में पन्नी थी और उसको खा लिया, तो एक्स के पास ये बायो एक्यूमुलेट हो गया क्या, प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक फॉर्म में। लेकिन अब जब ये माइक्रोप्लास्टिक एक से एक्स से दूसरे वाई में जाएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन,
ठीक है, क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। इससे सवाल भी आया हुआ है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। इससे आपको ये आइडिया रखना होगा, बायो एक्यूमुलेशन एक में होता है और जब एक से वो दूसरे में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाए तो बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। फूड चेन के अंदर ये चीज़ जनरली होती हैं, है कि नहीं। अब ये कैसे होगा बायो मैग्निफिकेशन, ऐसे होगा, मान लो ये एक्स जो गाय है, अगर इसकी मौत हो जाती है, ठीक है, तो इसके कैरकस को अगर आके गिद्ध ने खाया तो उसके पास ही माइक्रोप्लास्टिक गया, है कि नहीं है। यही सेम चीज़ हिरण पे भी अप्लाई होती है। अगर हिरण ने एक माइक्रोप्लास्टिक को बायोक्यूमुलेट है, लेकिन फिर अगर उसको शेर ने खा लिया तो वही चीज़ उसके पास भी चली जाएगी। तो ये चीज़ एनवायरनमेंट को भी इन्वर्सली इम्पैक्ट करेगी और जब ये एयर में प्रेजेंट होगी तो एयर की क्वालिटी और ज़्यादा वर्स हो जाएगी। सोल्यूशन की बात करते हैं, पॉलिसी लेवल पे देखा जाए तो यूएन की जो प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी है उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए और जो माइक्रो प्लास्टिक के कंटेंट हैं उसमें एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए कि भैया अगर ये एक्स प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में प्लास्टिक को डाला जाना चाहिए। ये पॉलिसी लेवल पे सोल्यूशन है। टेक और इनोवेशन में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का यूज़ किया जाना चाहिए। फिल्टर्स और अच्छे तरीके से इंस्टॉल किए जाने चाहिए वेस्ट वाटर प्लांट्स में, ताकि अगर प्लास्टिक हो भी रहा है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। जो इको फ्रेंडली और प्रोडक्ट डिज़ाइन है उसको और अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ ऑल पब्लिक अवेयरनेस बहुत अच्छे से होनी चाहिए, जिससे पब्लिक को एजुकेट किया जा सके कि भाई साहब, बोलते हैं ना, ये जो प्लास्टिक शेडिंग है प्रोडक्ट से जब होती है तो उसका क्या इन्वर्स इम्पैक्ट। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि अगर आपने रेल नीर की बॉटल खरीदी तो उसमें लिखा होता है क्रश द बॉटल आफ्टर यूज़। तो जितनी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, अक्सर घर में आपने देखा होगा क्या कर रहे हैं, वो उसी प्लास्टिक की बॉटल को कंटिन्यूसली पिए जा रहे हैं। तो मैं सबसे ये एक केवल आंसर में मत लिखिए, इसके खुद भी अप्लाई करिए अपनी लाइफ में। कोई भी ये जो थम्स अप की या फिर कीनले की जो बॉटलें आती हैं सब सिंगल यूज वाले हैं, इनको बिल्कुल भी सेकेंड टाइम यूज़ ना करिए। रीज़न क्या है, इसमें से जो प्लास्टिक के रेसिड्यू होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से आप ये समझिए शेड होते हैं, वो झड़ते हैं और फिर वो आप कंज्यूम करते रहते हो तो आपकी बॉडी में भी जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अगर वो इतने छोटे हो गए कि आपका, बोलते हैं ना, आपकी बॉडी में सही से जो स्टमक है उस चीज़ को डाइजेस्ट ही ना कर पाए, उस चीज़ को शेड आउट ही ना कर पाए, तो आपके ऑर्गन में जाने का खतरा बन जाता है। इस वजह से हमेशा कहा जाता है प्लास्टिक को एक्सेसिव यूज़ मत करिए। आपने इसलिए देखा होगा लोग अक्सर किस पे, ग्लास बॉटल पे आ चुके हैं। ग्लास में एक सस्टेनेबल सोर्स कहा जा रहा है, ग्लास का यूज़ करेंगे तो उसमें प्लास्टिक शेडिंग नहीं होगी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन घर में ये चीज़ अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, घर में अगर आप मम्मी पापा को नोटिस करेंगे अगर वो चीज़ इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से उसको अवेयरनेस करिए कि नहीं ये चीज़ गलत है। डोंट जस्ट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम कि नहीं बस मुझे एग्जाम में लिख दूंगा, ठीक है, कुछ चीज़ों को अप्लाई भी करिए जो कि आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, यूपीएससी 2019 में सवाल आया था, व्हाई इज देयर ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रो बीट्स दैट आर रिलीज्ड इन एनवायरनमेंट। अब जो एनवायरनमेंट का सेक्शन यहाँ पे लिखा था, ये यहाँ पे एनवायरनमेंट, यहाँ पे आप एक और चीज़ डाल सकते हो, वो है मैरीन लाइफ पे भी इन्वर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर यही जो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक रिवर में जाएगा, रिवर से सी में जाएगा, तो सी में भी तो जो आपके एक्वाटिक लाइफ है उसके ऊपर भी तो इन्वर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्वेश्चन उससे माइक्रो बीट्स क्या है, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मैरीन इकोसिस्टम, दे आर कंसिडर्ड कॉज ऑफ स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन। अगेन बहुत ही वर्स स्टेटमेंट, मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही ऐसा स्टेटमेंट जब यूपीएससी लिखे लग रहा है कि बहुत ही एकदम बोलते हैं श्योर शॉट ये तो है ही, तो वो चीज़ अक्सर गलत होती है। और देर आर स्मॉल इनफ टू एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट इन इरीगेटेड फील्ड, ये भी गलत है। दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड एडल्ट्रेंट, ये भी सही नहीं है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। माइक्रो बीट्स, जैसे लिख रहा है माइक्रो, छोटे छोटे बीट्स, तो ये छोटे छोटे क्या होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स के ही फॉर्म होते हैं जो कि मैरीन इकोसिस्टम को इन्वर्सली इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, ये इसका सही है। चलिए अब बात करते हैं माउंट लिवोटोबी के ऊपर। ये बोलते हैं माउंट लिवोटोबी लाकी इरप्शन, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है ईस्ट नूसा टेंगारा प्रोविंस में। ईस्ट, ध्यान रखना, ईस्ट टेंगारा प्रोविंस कहाँ पे है, ये रहा है प्रोविंस, यहाँ पे बाली है, जकार्ता, इंडोनेशिया। तो ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ईस्ट नूसा टेंगारा प्रोविंस कहते हैं। इसको ज़रूर दिमाग में रखिएगा, चांसेस उठ सकते हैं क्योंकि पूछा गया है, वॉल्केनिक इरप्शन पे सवाल पूछे गए थे। इटली में जो, और आपका जो यूरोपियन कंट्रीज़ में इरप्शन थे उससे कनेक्टेड सवाल पूछे, तो अभी ये रिसेंट में चल रहा है तो इस वजह से ये रेलिवेंट हो जाता है। तो फ्राइडे को यहाँ पे इरप्शन हुआ है। लोकेशन क्या है इसकी, आइलैंड ऑफ फ्लोर्स, ये ईस्ट नूसा टेंगारा प्रोविंस में, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर
का हिस्सा है इंडोनेशिया। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, मान लो वर्ल्ड, आपका वर्ल्ड मैप देखिए, जो पैसिफिक ओशियन का एरिया देखोगे ये ऐसे करके, इसको रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत टेक्टोनिज्म होता है, जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा कोलाइड करती हैं, जिस वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन आपको बहुत एक्सेसिव देखने को मिलते हैं। एक स्ट्रैटो वॉल्केनो मतलब क्या है, ये लेयर्स में बने होते हैं, ठीक है। और ये इसकी होने की वजह से क्या होता है, ये चीज़ इम्पैक्ट करती है आसपास के जो बोलते हैं ना लाइवलीहुड है, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट करती है। अगेन एक बार इसको पढ़ लोगे, इसमें इतना ही अभी जानने के लिए रेलेवेंट है। जीएस पेपर 1 में जो वॉल्केनिक इरप्शन से कनेक्टेड सेक्शन है वहाँ के लिए रेलेवेंट है। कभी भी कोई चीज़ पूछी जा रही वॉल्केनो के बारे में बताइए तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसकी डिटेल बहुत जानने के लिए आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको पढ़ना है एनसीईआरटी क्लास 11th फिजिकल ज्योग्राफी में आई थिंक 2nd 3rd चैप्टर वॉल्केनिक इरप्शन में है, जहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, स्ट्रैटो वॉल्केनो, सिंडर कोन, ठीक है, फिर आपको शील्ड वॉल्केनो समझाया जाएगा। सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं, नहीं तो जब मैं स्पेसिफिक इस सीसी क्लास लूँगा ज्योग्राफी में तो आपको प्रॉपर डिटेल में समझा दूंगा। बट अभी न्यूज़ में प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए आपको रखना है कि माउंट लिवोटोबी लाकी लाकी इरप्शन है, कहाँ पे है, ईस्ट नुसा टेंगारा प्रोविंस में, इंडोनेशिया में है, राइट। बस इतने आपको दिमाग, क्यों ये न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, दैट्स ऑल। चलो अब बात करते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की। ये आर्टिकल बात करता है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है उसमें क्या क्या कंसर्न्स हैं डिजिटल सॉवरेनिटी के ऊपर। अब सब ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से कहा कि हाँ भैया चलो अब तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट सेटा हुआ है, इस चीज़ को सब ने प्रमोट भी किया। लेकिन जो आपके सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, लेबर इंटेंसिव, ये चीज़ तो अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट हुए थे। मतलब हम लोग ने ऐसा नहीं है कि सेटा करने के चक्कर में या फिर एफटीए करने के चक्कर में यूके के साथ हमने कुछ सेक्टर्स को, सेंसिटिव सेक्टर्स को इग्नोर कर दिया। हमने इग्नोर नहीं किया, हमने उनको प्रोटेक्ट किया। लेकिन कुछ कंसर्न्स अराइज होते हैं डिजिटल डोमेन में। अब वो क्या है, एक लास्ट टाइम आर्टिकल मैंने बताया था, इस बार सोर्स कोड की डिमांड बंद कर दी है किसी भी कंट्री ने। इंडिया ने कहा है भाई साहब हम जो है ना सोर्स कोड की डिमांड नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में आपकी जो इंडिया में है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे कही है, इंडिया ने जो राइट टू डिमांड सोर्स कोड डिस्क्लोजर की बात की है और वो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर की भी की है कि नहीं। तो अब ये चीज़ इन्वर्सली इंपैक्ट कैसे करी, कंसर्न क्यों है ये। मान लो अगर कोई एक सॉफ्टवेयर है जो यूके का है, इंडिया को लगता है इसका इन्वर्स इंपैक्ट हो सकता है और वो चीज़ समझने के लिए हमें सोर्स कोड चाहिए, लेकिन हमने तो कहा है हम सोर्स की डिमांड नहीं करेंगे, तो उसका इन्वर्स इंपैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कभी भी क्वेश्चन में क्रिटिकली एग्जामिन मेंशन हो तो वहाँ पर आप ये चीज़ डाल सकते हैं। और ये जो राइट टू डिमांड सोर्स कोड का बोलते हैं ना, हम जो मना कर दिया कि हम नहीं डिमांड करेंगे ना आप डिमांड करो, ये क्यों किया, ताकि हमारा ट्रेड बढ़ सके। हमने म्यूचुअल ट्रस्ट पे ज़्यादा भरोसा किया है। लेकिन ये चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट करती है डब्ल्यूटीओ इंस्टेंस में, क्योंकि डब्ल्यूटीओ इस चीज़ को कहता है भाई साहब आप जो सेक्टर्स हैं टेलीकॉम, एआई, हेल्थ केयर, सॉफ्टवेयर, इस चीज़ में चाहे अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री का सॉफ्टवेयर यूज़ करिए तो उसके सोर्स कोड की डिमांड कर सकती है कि क्या वो उसके सिटीजन के लिए सही है या नहीं है। इवन यूएसए ने भी अपनी पोजीशन इससे चेंज कर दी। उसने कहा भाई साहब हमें ना अपनी नेशनल सिक्योरिटी नीड्स ज़्यादा ज़रूरी है, तो वी नीड सोर्स कोड। कि आप अपने सोर्स कोड को कैसे काम कर रहे हैं, बिना सोर्स कोड के ये चीज नहीं फॉलो अप हो पाएगी। यूएसए ने इस चीज में क्लियरली बोल दिया है। लेकिन अब कंसर्न ये आ रहा है कि सब एक तरफ एक डायरेक्शन में, लेकिन इंडिया ने ये चीज बोल दी कि भैया हम नहीं लेंगे आपका सोर्स कोड। तो इस वजह से कंसर्न है जिसके ऊपर आर्टिकल था। अगेन आर्टिकल में आपको ये नहीं देखना कि नहीं क्या क्या निगेटिविटी लिखी हुई है, जो पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो कि इसका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। हाउ कैन वी एश्योर कि पूरा का पूरा यूके ही इंडिया के बेनिफिट में काम करेगा, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर यहाँ पे ओपन गवर्नमेंट डेटा कंसेशन में भी बात हुई है। इंडिया ने एग्री किया है कि जो गवर्नमेंट हेल्ड डेटा है वो यूके एंटाइटीज़ को भी हम प्रोवाइड करेंगे। हमने ये कहा है अगर कोई यूके की एंटाइटी बोलेगी कि भैया आप हमें डेटा चाहिए कुछ और ये गवर्नमेंट हेल्ड डेटा होगा तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकती है। जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है इंडिया के पास कि भैया वो क्या मतलब इंडिया चाहता है कि खुद का एआई सिस्टम हो, इंडिया खुद का डेटा हो, लेकिन अगर वो डेटा पहले ही शेयर कर देंगे वहाँ की एंटाइटी को तो जो उनकी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है वो वीक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। इस वजह से ये एक कंसर्न के तरीके से दिख रहा है सबके सामने। इससे सिक्योरिटी थ्रेट और ज़्यादा बढ़ सकता है, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। जो हमारा नेशनल एसेट क्या है, हमारा नेशनल एसेट ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास इतने हथियार हैं, हमारे पास इतना न्यूक्लियर है। आज के इस करंट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अगर कोई सबसे बड़ा नेशनल एसेट है वो है डेटा, क्योंकि डेटा का अगर मिसयूज हुआ तो उसका इन्वर्स इंपैक्ट ना केवल इकोनॉमी पे होगा बल्कि एकदम रॉ लेवल पे हो जाएगा। आपने रिसेंटली देखा होगा डार्क वेब पे कितने डेटा का रिलीज होता है, डेटा लीक्स होते हैं। वो क्या शो करते हैं, वो वल्नरेबिलिटीज को शो करते हैं।
है कि नहीं। तो ये जो डेटा सॉवरिटी है, डेटा सॉवरिटी का मतलब क्या होता है कि डेटा हमारा है, हम कैसे इसको सिक्योर करेंगे ये हमारे ऊपर है। जैसे इंडिया को सॉवरिन कहा जाता है, इसका मतलब क्या, हम किसी के अंडर में नहीं है। लेकिन जो हमारी डेटा सॉवरिटी है वो भी तो ये कहती है ना, डेटा हमारा है, हम किसी शेयर नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से अपने डेटा की हैंडलिंग करेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं रिस्क पे आ जाता है। तो इंडिया जब फुल कमिटमेंट कह बोलते हैं ना, इंडिया ने ये चीज़ कही है कि भैया हम फ्री फ्लो ऑफ डेटा या एंटी लोकलाइजेशन, ये चीज़ तो इंडिया ने कमिट कर रखी है। लेकिन अब ये चीज़ दूसरे फॉर्म में इम्पैक्ट ऐसे कर सकती है कि भाई साहब, अगर हमने दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी इसी तरीके से कर दिया तो वो चीज़ और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी। अगर हमने दूसरे के साथ एफटी किया, वहाँ भी हमने, कनाडा ने बोल दिया भैया हमको भी यही सेम चीज़ चाहिए, आप ना डेटा का वही सेम करो, सोर्स कोड ना मांगो, ये ना मांगो, तो आपको नहीं लगता ये चीज़ इंडिया के लिए एक इन्वर्स इम्पैक्ट हो सकता है? इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हैं कि कैसे इंडिया का डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी वीक हो सकती है। इससे इंडिया का जो नेशनल डेटा है उस पर कंट्रोल इंडिया का खत्म हो सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़िए, आपको समझ में एकदम क्लियर फॉर्म में आ जाएंगी। इसका स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है, वही सेम चीज़ है जो वेस्टर्न, क्योंकि इंडिया में भी इतने बड़े बड़े टेक नहीं है लेकिन वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो उससे जो ग्लोबल डिजिटल आर्किटेक्चर है वो अपने तरीके से काम कर सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि उनके पास डेटा रहेगा। और एक बार डिजिटल रूल्स रिलैक्स हो गए, अगर इंडिया ने यही चीज़ बोलते हैं ना, इंडिया ने अपने आप को यही हैबिट बना ली कि नहीं हमारा डेटा ऐसे ही रहेगा, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा रिवर्स करना। वही सेम सिचुएशन जो मैंने आपको बताया, यूके के साथ अगर एक डील हो गई डेटा की, और यही सेम कल ऑस्ट्रेलिया ही बोलना शुरू हो जाए भैया हमारे साथ क्यों भेदभाव, हम अलगे के हैं क्या, हमको क्यों आप ऐसे एकदम अलग निगाहों से देख रहे हैं। तो ये अगर हमने 2-3 के साथ कर दिया फिर तो इम्पॉसिबल है, फिर तो हर एक कंट्री के साथ आओ भैया एफटीए कर रहे हैं, आपका डेटा हमारा डेटा, हमारा डेटा आपका, यही सारा शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये चीज़ हमारा जो डिजिटल सॉवरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगी कि हम नेगोशिएशन ढंग से नहीं कर पाएंगे। और नेगोशिएशन जब नहीं कर पाएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल जो प्रेजेंस होती है वो हमारी उतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास एक तरीका ही नहीं होगा बोलने को। अभी क्या, एक लीडर है वो कह रहा है भैया हम डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कल को कोई डोली वहाँ पे हमने बोला हम डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ कंट्री तो बोल सकती है यूके के साथ क्या हुआ भैया, फिर ऐसा क्या है यूके के पास जो हमारे पास नहीं है, यही सेम चीज़ आ सकती है। इसका वे फॉरवर्ड क्या है, एक कॉम्प्रहेंसिव डिजिटल सॉवरिटी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे ट्रेड नेगोशिएशन में आप ये कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। डिजिटल पॉलिसी एक्सपर्ट को बोलते हैं ना इंक्लूड किया, ये सिर्फ पॉलिटिकल टर्म पे नहीं होना चाहिए कि हाँ भैया चलो आज के समय यूएसए हमारे पर टैरिफ लगा रहा है तो हम एक काम करेंगे, हम दूसरी कंट्री के साथ जाएंगे, बस जैसे हो सके बस ट्रेड करेंगे हम लोग। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए डिजिटल एक्सपर्ट्स होने चाहिए, डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बनी जानी चाहिए जिससे डिजिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में ही हो। ये ना हो कि भैया काम इंडिया में हो रहा है डेटा कहीं और हो रखा है, ये सारी चीज़ें ना होने पाए। इंडिया का जो बोलते हैं ना इंडिया फर्स्ट एआई और डेटा गवर्नेंस मॉडल है, इसका प्रमोशन होना चाहिए जिससे जो इंडिया का डेटा है वो इंडिया के एआई को बनाए। ये ना हो कि भैया इंडिया का डेटा यूके के एआई को बना रहा है, क्योंकि एआई में क्या होता है, एआई में डेटा को अच्छे तरीके से लोड किया जाता है, एआई के अंदर ट्रेन किया जाता है। लेकिन अब अगर इंडिया का डेटा यूके में पहुंचा है तो भाई साहब डेटा पे तो यूके ट्रेन हो रहा है। लेकिन ये आर्टिकल में ये चीज़ डिस्कस है कि हमें अपना गवर्नेंस मॉडल ऐसा करना होगा कि इंडिया का एआई अगर हो तो उसमें डेटा भी इंडिया का ही प्रॉपर तरीके से लगे ट्रेन करने के लिए उसको, ठीक है। आप कंक्लूजन में आप इसको अच्छे से देखो, मैंने इसको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसलिए बनाया ताकि आपसे पूछा जा सके क्रिटिकली एग्जामिन यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आपको पता ही नहीं होगा क्या होगा, तो वहाँ पर आप इसको ऐसे मैंशन करो, पहले तो आप बता दो कि हाँ हाँ क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, लेकिन फिर वहाँ पर कंसर्न्स उठाओ कि क्या क्या कंसर्न है, सोर्स कोड एक्सेस हो सकता है, ओपन गवर्नमेंट डेटा कंसेशन, रिस्क ऑफ डेटा सोनिटी, ये सब लिख के क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, व्हाट इज मेंट बाय गुजराल डॉक्ट्रिन। मैंने एक सिंपल सी भाषा में फिर से बताता हूँ, गुजराल डॉक्ट्रिन एक ऐसी फिलॉसफी है जहाँ पे हम अपने से छोटों की मदद कर देते हैं और उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ये आप खुद से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये आई.के. गुजराल जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 1990s में ले डाउन किया था, ये फॉरेन पॉलिसी कही जाती है। उन्होंने कहा जो हमारे इमीडिएट साउथ एशियन नेबर हैं उनके साथ हमें गुडविल यूनिलैटरल कोऑपरेशन करना होगा, और जो भी हम करेंगे उनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे भैया आप हमारे लिए भी ये सारी चीज़ें करो, स्पेशली जो स्मॉलर नेबर्स हैं। इससे क्या होगा, ट्रस्ट और रीजनल हार्मनी बनेंगी। ऐसे इंट्रोड्यूस करिए। बॉडी में क्या पूरा, व्हाट इज मेंट बाय गुजराल डॉक्ट्राइन, तो इसके फीचर्स लिखिए, नॉन रेसिप्रोसिटी,
नॉन रेसिप्रोसिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एक बोलते हैं ना, कोई उनसे हम रेसिप्रोकल जेस्चर का डिमांड नहीं करेंगे कि भैया हमें भी आप कुछ दो, हमने आपके लिए इतना किया। नहीं, हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे कि हमने एक काम, अगर एक्स काम किया किसी एक्स वाई कंट्री में, तो जाके बोले भैया हमने आपके लिए एक्स वाई काम किया, आप हमारे लिए भी हमें अब इंटरफेयर करने दो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में। तो ये चीज़ नहीं होनी, जैसे चाइना ये चीज़ करता है जनरली, वो श्रीलंका में कुछ करेगा तो वहाँ पे आकर के वो चीज़ को बोलते हैं ना, कहेगा नहीं हम अपनी पॉलिसीज़ को आप इस तरीके से बनाइए। तो ये डॉक्ट्राइन कहता है हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम रेस्पेक्ट करेंगे उनके इंटरनल अफेयर्स को, म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे उनकी सॉवरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, कि वो पूरी तरीके से रेस्पेक्टेड रहे, उसमें कोई इंटरफेरेंस ना रहे। हम अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसका पीसफुल रेजोल्यूशन करेंगे, दोनों को एक साथ सामने चेयर पे बैठ करके अपने आपस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, रीजनल कोऑपरेशन को और अच्छे से कराएंगे, कलेक्टिव डेवलपमेंट हो सके जिससे साउथ एशिया का। तो ये क्या है, फीचर्स हैं। पहला पार्ट, क्वेश्चन दो पार्ट हैं, व्हाट इज मेंट बाय गुजराल डॉक्ट्राइन, तो उसमें आप ये बताइए, फिर फीचर बताइए। डज इट हैव एनी रेलेवेंस टुडे, ये सेकंड पार्ट है। तो उसके लिए रेलेवेंस टुडे आप ये डाल सकते हो कि जो इंडिया का ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, इसी के साथ ट्रिनिडैड एंड टोबैको में चल रहा है, नमीबिया में है, तो ये सारी चीज़ें एडहेयर करता है कि हम इस डॉक्ट्रिन पे विश्वास अभी भी कर रहे हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो गुजराल डॉक्ट्रिन के विजन है कि हमें पीसफुल कोऑपरेटिव नेबरहुड चाहिए, वो हाईलाइट करता है इसकी, ये आज भी रेलेवेंस है, हम यही तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स है, चाइना की असर्टिवनेस है, उससे इंडिया को एक बहुत ही मतलब इंडिया को कहीं ना कहीं मजबूर किया है कि इंडिया एक स्ट्रैटेजिक और रेसिप्रोकल अप्रोच को अपनाए। रेसिप्रोकल अप्रोच क्या है, ये नहीं कह रहे कि हम भैया कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, हम उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे। जैसे मालदीव्स में हमने जाके उनके जो डिफेंस वो था, उनका डिफेंस ऑफिस हमने वहाँ पे बिल्ड करवाया, मदद की। हमने ये नहीं कहा कि हमें इन रिटर्न ये चाहिए, लेकिन हाँ, हम अब एग्जैक्टली गुजराल डॉक्ट्राइन को ही फॉलो नहीं कर रहे, हम ये भी साथ साथ कह रहे हैं भैया हम कर तो दे रहे हैं, लेकिन मेक श्योर रखना कि आप जो हमारे बोलते हैं ना हमारे दुश्मन हैं, जो हमारी एनिमी कंट्रीज हैं, उनको आप ऐसा सपोर्ट मत दे देना जो हमारे लिए इन्वर्सली हो, जो कि ज़रूरी भी आज के समय, क्योंकि कहीं ना कहीं मालदीव ने ये चीज़ पहले करने की कोशिश की थी। और जो टेंशंस पाकिस्तान के साथ उनकी बोलते हैं हो रहे हैं, फिर जो इंटरनल पॉलिटिक्स नेपाल बांग्लादेश में है, कहीं ना कहीं हमेशा नॉन रेसिप्रोसिटी हमेशा वायबल नहीं हो सकती है कि नहीं। तो गुजराल डॉक्ट्रिन में दोनों चीज रखी है कि ऐसा नहीं है कि बस आप करते जाओ एक्सपेक्ट ना करें, इस तो चैरिटी हो जाएगी ना। फिर हमने एक ने मान लो इंडिया ने श्रीलंका के लिए बस करता जा रहा है तो, और श्रीलंका उसके रिटर्न में चाइना से भी लिया जा रहा है, तो इंडिया का अब गुजराल डॉक्ट्रिन तो कहता है बस कर दो, लो मत, लेकिन उसमें एक फर्दर अपग्रेडेशन ये होना चाहिए कि इंडिया कर तो दे रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा है कि भैया हमें कुछ चाहिए नहीं, ऑन द मीन टाइम ध्यान रखना, आप दूसरे का सपोर्ट मत कर देना। तो ये है रेलेवेंस टुडे। इसके लिए कंक्लूजन में आप बता सकते हो गुजराल डॉक्ट्रिन में आपने पूरे आंसर में क्या लिखा है कि गुजराल डॉक्ट्रिन इन सारी स्पिरिट को प्रमोट करता है, लेकिन टुडे कॉन्टेक्स्ट में उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है गुजराल डॉक्ट्राइन का बहुत ही बैलेंस होना चाहिए। जो आज की करंट रियलिटी है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसको ध्यान रख के हमें इस डॉक्ट्राइन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।